हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने डिस्कस की थी डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए कुछ गाइडलाइंस यूज़ करते हैं हम। उसमें जो गाइडलाइन नंबर 7 थी वो हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मली हम जो सीक्वेंस यूज़ करते हैं वो सीक्वेंस हम फॉलो नहीं करते। उस कंडीशन में कुछ ऐसे भी अपन को डिस्कनेक्शन मेथड यूज़ करने पड़ते हैं जो अनवांटेड होते हैं, या हम ये कहें कि उनको सीक्वेंसली अपन यूज़ नहीं करते। और जो गाइडलाइन नंबर 7 थी उसमें हमने यही चीज़ मेंशन की थी कि दो अलग अलग पैटर्न में हम डिस्कनेक्शन कर रहे थे मॉलिक्यूल्स को। और जो डिस्कनेक्शन वाला जो हमारा एग्जांपल था हमने ये मेंशन किया था OETCl, और यहाँ पे एक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट था जिसको हमने NH2 में कन्वर्ट किया था। ओके, यही मॉलिक्यूल था जिसका हमको डिस्कनेक्शन करना था। हमने इसके दो वेज की बात की थी, दो मेथडोलॉजी की बात की थी कि किस तरह से हम इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना था, इस मॉलिक्यूल का FgI यूज करनी थी इस मॉलिक्यूल के लिए, और FgI में हमको क्या करना था, जो NH2 ग्रुप है उसको किस में चेंज करना है, NO2 में चेंज करना था। OETCl ओके, ये डिस्कनेक्शन था। अब यहां से हमको दो पाथ मिले थे, हमने कहा है पाथ ए और पाथ बी की बात अगर करें, रिवर्ट रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन प्रोसेस है। ओके, अब यहां से हमने दो पाथ की बात की थी जिसमें हमने एक में कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की बात की थी और एक में हमने कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन की बात की थी। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमें उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करती है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देती है। उस कंडीशन में हमको NO2 ग्रुप डिस्कनेक्ट करना है। तो हमने कहा है कि सबसे पहले हम कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करेंगे। अगर ये डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा OET और यहाँ पे NO2। ओके, और अगर हम कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी हमारे पास OET और Cl। ओके, यही डिस्कनेक्शन था। अब यहाँ से अगर हम रिवर्ट रिएक्शन देते हैं तो ये तो होती है नाइट्रेशन, सॉरी नाइट्रेशन नहीं होगी, यहाँ में हमने CH2Cl को रिमूव किया है। तो क्लोरोमिथाइलेशन की अपन बात करते हैं, क्लोरोमिथाइलेशन। और ये क्लोरोमिथाइलेशन कौन सी रिएक्शंस में अपन पढ़ के आते हैं, हमने एक रिएक्शंस पढ़ी थी। अगर डिस्कनेक्शन अप्रोच की बात करते हैं तो वो थी हमारी रीड रिएक्शन। कौन सी थी, रीड रिएक्शन थी, जिसमें HCHO के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। CH3Cl के साथ अगर हम किसके प्रेजेंस में करवाएं, Zn की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये हमारी रीड रिएक्शन होती है। ठीक है, और अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो नाइट्रेशन हो गई। अब यहाँ पे हमने कहा है कि हम जो सीक्वेंस अपन नॉर्मली यूज करते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसमें देखो ये यहाँ से होना चाहिए था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपन डिस्कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन आगे एक बार हम करते हैं इसको डिस्कनेक्ट, इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करोगे तो इस समय हम कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। या अगर हम बात करें तो इसकी FgI भी अपन लगा सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो CN डिस्कनेक्शन करोगे तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा OET में कन्वर्ट हो। रिवर्ट रिएक्शन कौन सी है, हम जानते हैं कि इसकी रिवर्ट रिएक्शन कौन सी होगी, नाइट्रेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाइट्रेशन। इस पर और हम आगे यूज करें तो इसकी हम FgI लगा सकते हैं, या OET डिस्कनेक्शन अपन कर सकते हैं, OET कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन करें या फिर FgI यूज करें। तो क्या करेंगे, देखो ये कौन सा ग्रुप है, ईथर है क्या, तो ईथर हम कौन से रिएक्शंस में प्रोसीड करते हैं अपन, एस्टरिफिकेशन, सॉरी हम अगर अल्कोहल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दें तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ से ये बॉन्ड है ये डिस्कनेक्ट करवाओगे, स्पीशीज बनेगी OH। फिनोल स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से हम यहाँ पे डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा, पहले Cl डिस्कनेक्शन या कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं,
फिर से क्या बनना है, OAT बना सकते हैं। इसका फिर डिस्कनेक्शन होगा, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन फिनोल में। तो दोनों ही रिएक्शंस को अगर आप चेक करोगे तो रिवर्स रिएक्शन क्लोरो मिथाइलेशन हो जाती है यहाँ पे। तो क्लोरो मिथाइलेशन के बाद में अब देखो यहाँ से एक जो चीज इंपोर्टेंट हमारे सामने नजर आ रही है वो कौन सी आ रही है, रिवर्स रिएक्शन कौन सी है, ETOH के साथ H प्लस ETOH। तो दोनों ही प्रोसेस में हमने कहा पाथ ए और पाथ बी है, दोनों में ही स्टार्टिंग मटेरियल क्या मिल रहा है हमको, फिनोल मिल रहा है। लेकिन वाकई में अगर हम इस प्रोसीजर को यूज करते हैं तो कौन सा सही होगा, कौन सा हमारे लिए वांटेड होगा, कौन सा अनवांटेड होगा, मतलब हमारे लिए प्रिफर्ड कौन सा है। तो नॉर्मली होना कौन सा चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये अनफेवरेबल कंडीशंस होता है या अनवांटेड पाथ होता है। हमारा जो सीक्वेंस होगा वो ये सही होगा, यहाँ से हम ये डिस्कनेक्शन हमारा फेवरेबल है। अब रीजन सुनिए कि जो सीक्वेंसली हमने जो डिस्कनेक्शन किया था वो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसका रीजन, हम जब फिनोल की रिएक्शंस के साथ करवाते हैं, ETOH के साथ करवाते हैं, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनसिमेट्रिक ईथर बनता है। लेकिन यहाँ तक हमने क्लोरोमिथाइलेशन करवाएंगे, इस प्रोसेस में जब हम क्लोरोमिथाइलेशन का नाइट्रेशन करवाते हैं, इस प्रोसेस से जब यहाँ जाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस में नाइट्रेशन प्रोसेस में जो क्लोरोमिथाइल ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। इस वजह से डायरेक्टली यहाँ पे नाइट्रेशन ना होते हुए जो CH2Cl ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स हमारे को जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो नहीं मिल पाता। अगर हम इस जनरल प्रोसेस में करें, ऑलरेडी हम नाइट्रेशन करवा चुके होते हैं, उसके बाद हम क्लोरोमिथाइलेशन करवाते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल तक आसानी से हम पहुंच पा सकते हैं। इसलिए जो अनवांटेड प्रोसेस थी ये हमने फेवरेबल नहीं की है। ये एक ऐसा रीजन था जिस वजह से हम गाइडलाइन नंबर 7 को फॉलो करते हैं, जहाँ पे अनवांटेड प्रोसेस को हम यूज नहीं करते या ये कहीं सीक्वेंस को हम यूज नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गाइडलाइन 7 थी ये। ओके, अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं गाइडलाइन नंबर 8। अब गाइडलाइन नंबर 8 क्या कहती है वो समझना एक बार। गाइडलाइन नंबर 8 कहती है कि मैनी ग्रुप्स कैन बी एडेड बाय इलेक्ट्रोफिलिक और एरोमेटिक। रिपीट कर रहा हूं मैं, मैनी ग्रुप्स कैन बी एडेड बाय aromatic acid reactions on diazonium salt made from amines। मतलब ये है, इसको वापस में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनना, इसको समझना। क्या ये प्रोसीजर कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे पे अटैच्ड हो सकते हैं, रिंग पर अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कि मैनी ग्रुप्स कैन बी एडेड बाय एरोमेटिक एसिड रिएक्शन ऑन डाइएजोनियम सॉल्ट मेड फ्रॉम एन अमाइन। अमाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। तो गाइडलाइन नंबर 8 को यूज करते हैं और एक सीक्वेंस के हम जो ग्रुप्स हैं उसको डाइएजोनियम सॉल्ट से कन्वर्ट करते हैं अमाइन में। ओके, तो यहां से गाइडलाइन नंबर 8 को फॉलो करना है। गाइडलाइन नंबर 7 का एग्जांपल समझ में आया होगा। इसकी सिंथेसिस आपको प्रोसीड करनी है। सिंथेसिस के लिए हमने प्रोसीजर दे दी है कि जो इसकी रिवर्स रिएक्शन है, स्टार्टिंग मटेरियल से रिवर्स रिएक्शन तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो गाइडलाइन नंबर 8 समझना। वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। गाइडलाइन नंबर 8 कह रही है कि मैनी ग्रुप्स कैन बी एडेड, बहुत सारे ग्रुप ऐड किए जा सकते हैं बाय एरोमेटिक एसिड रिएक्शन, बाय एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन डाइएजोनियम सॉल्ट मेड फ्रॉम एन अमाइन। अमाइन से हम क्या बना सकते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, और उस डाइएजोनियम सॉल्ट पर बहुत सारे ग्रुप्स अपन यूज कर सकते हैं। तो चेक करते हैं गाइडलाइन नंबर 8 में एनालिसिस को।
आपको गाइडलाइन नंबर 8 बताती है, यहाँ पे अपन यूज करना है एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस में अपन को क्या करना है, ग्रुप को चेंज करना है। तो ये हमने कोई कंपोनेंट दिया है जिस पर COOH ग्रुप अटैच्ड है और साथ में क्लोरीनेशंस यहाँ पे अपन करवा सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो इस ग्रुप में को हम कैसे डिस्कनेक्ट करें इस मॉलिक्यूल को। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक एरोमेटिक रिंग पर देखो COOH है, Cl है और एक और एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। तो यहाँ से हमने डाइथेनियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करना है, या ये कहें उससे हमको इनका फॉर्मेशन करना है जो एक अमाइन ग्रुप के थ्रू चेंज हो सकता है। क्लियर है, चेक करते हैं। सबसे पहले अगर इसको डिस्कनेक्ट करना है तो Cl डिस्कनेक्शन नहीं होगा, रीजन है COOH ग्रुप क्या होता है और मेटल डायरेक्ट होता है, तो या तो यहाँ जोड़ता है या यहाँ जोड़ता है, इसलिए Cl डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता। COOH ग्रुप डायरेक्ट डिस्कनेक्शन होता नहीं है। रिंग की बात करते हैं, रिंग डायरेक्टली डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग होती है वो कैसे होती है, एरोमेटिक रिंग होती है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होती है। इसलिए अगर किसी भी यहाँ से रिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे, किसी न किसी एक रिंग पर पॉजिटिवली चार्ज आता है जो ये कंटेन नहीं करती। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसकी हम FgI में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, FJ लेंगे। हमको पता है कि COOH ग्रुप की FJ CN में इजीली प्रोसीड हम करते हैं और यहाँ पे Cl अपन यूज कर सकते हैं। जब COOH की अपन को FJ लगानी है हम Cl में कन्वर्ट करते हैं, Cl से हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, हम कहेंगे नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से FgI अप्लाई करनी पड़ेगी। FgI अप्लाई करने से ये ग्रुप वापस इंटरचेंज होता है और ऐसे ग्रुप में चेंज होता है जो NH2CN किसमें चेंज हो सकता है, NH2 में चेंज हो सकता है। ये चेक कर देंगे आप, अगर चेक करना चाहोगे तो हमको FgI लगाने से ये NH2 में चेंज हो सकता है और NH2 से CN में अगर कन्वर्ट करना है तो याद कीजिए हमारे पास एक रिएक्शंस होती हैं और वो रिएक्शन कौन सी है, नॉर्मली हम रिएक्शंस की बात करते हैं डाईएजुटाइजेशन। डाईएजुटाइजेशन में N2Cl बनता है, NH2 N2Cl में कन्वर्ट होगा, वो किसमें उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, KCN के साथ करवाते हैं। KCl N2 बाहर होता है और CN इस पे अटैच्ड होता है। इस स्पीशीज पर हम क्या डायरेक्ट डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, फिर से हम कहेंगे नहीं। फिर क्या कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, हम कहेंगे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको NO2 ग्रुप में इसको चेंज कर सकते हैं या NH2 ग्रुप में इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको NO2 में अगर चेंज कर देता हूँ, FgI अपन इस पे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हम इजीली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसके रेफरेंस में, क्लोरीन के रेफरेंस में फिर NO2 ग्रुप यहाँ अटैच होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कार्बन Cl डिस्कनेक्शन, ये डिस्कनेक्शन होगा क्योंकि NH2 क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये देखो ऑर्थो पे जोड़े, चाहे यहाँ जोड़े चाहे यहाँ जोड़े, बात एक ही है। आगे डिस्कनेक्शन के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कनेक्शन करेंगे तो CN डिस्कनेक्शन डायरेक्ट होगा नहीं, यूज करेंगे FgI। जैसे FgI यूज करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें NO2 रिंग है और यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे CN डिस्कनेक्शन को, ये चेंज हो जाएगा बाइफिनाइल जो एक स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है, ओके, स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। अब यहाँ से अगर हम इसको रिवर्ट रिएक्शंस की बात करें तो क्या रिवर्ट रिएक्शन हम इजीली प्रोसीड कर सकते हैं, चेक करते हैं। इस NO2 पर देखो रिंग पर जोड़ना है तो रिंग का एक रिंग इफेक्ट रखेगी विड्रॉल टेंडेंसी, तो एक होती है डोनेटिंग टेंडेंसी। सेम टाइम दोनों एक जैसी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी कि दोनों ही विड्रॉविंग टेंडेंसी रखे, पॉसिबल नहीं है। तो अगर सपोज करो ये अगर विड्रॉविंग टेंडेंसी रखेगी तो ये डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगी, और अगर ये विड्रॉल रखेगी तो ये डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगी, ठीक है। एक प्लस आर इफेक्ट शो करेगी तो एक माइनस आर इफेक्ट शो करती है।
प्लस आर करेगी। प्लस का मतलब देने वाली स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज किसी भी ग्रुप को कहाँ अटैच करती है, वो अटैच करती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर इस रिंग के रेफरेंस में बात करें, हम ऊपर वाली रिंग के रेफरेंस में बात करते हैं, तो ये रिंग क्या है, विड्रॉल टेंडेंसी, इस पर कोई ग्रुप अटैच करना है तो ये यहाँ पे क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी आने वाले ग्रुप को। तो ये कहाँ डायरेक्ट करेगी, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो इस कंडीशन में ये ऑर्थो पे अटैच नहीं करेगी, क्यों, हिंड्रेंस बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप ये जाएगा कहाँ, मॉलिक्यूल पैरा पे, इसलिए पैरा पे नाइट्रेशन करवा देते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी देगी, नाइट्रेशन। इसके बाद ये रिएक्शन कौन सी है, देखो NO2 से NH2, याद कीजिए रिडक्शन प्रोसेस। तो ये लिखिए अपने रिडक्शन, यहाँ पे क्लोरीनेशन, यहाँ से यहाँ जाओगे FJ, देखो FJ में NH2 से CN में कब कैसे, तो डाई एजोटाइजेशन यहाँ पे रिएक्शंस प्रोसीड होगी, यही चीज अपन ने मेंशन की है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, डाई एजोटाइजेशन, और उसके बाद डाई एजोटाइजेशन में NaNO2 प्लस HCl के बाद रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, KCN के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे, क्योंकि NaNO2 और HCl डाइजोटाइजेशन करवाता है, N2Cl में कन्वर्ट करता है डाइजोनियम सॉल्ट में, उस पर KCN की रिएक्शंस प्रोसीड करवाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मली CN को COOH ग्रुप में चेंज करना हमें आता है, इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो गाइडलाइन नंबर 8 क्या कह रही है, गाइडलाइन नंबर 8 कहती है कि मैनी ग्रुप्स कैन बी एडेड बाय द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन डाइजोनियम सॉल्ट मेड फ्रॉम एन अमाइन, कि अमाइन के थ्रू अगर हो उस पर हम मैनी ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। ये आपकी गाइडलाइन नंबर 8 का यूज है। ओके, अब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें हम डाइएजोटाइजेशन कर सकते हैं, अलग अलग रिएक्शंस प्रोसीड कर सकते हैं, अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग पैटर्न को फॉलो करती है, हम चाहें उसे वह उत्पाद बना सकते हैं इजीली। ओके, चेक कर लेते हैं कि डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस कौन कौन सी है और उससे कौन कौन से उत्पाद बन सकते हैं। एनिलीन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना है, रिएक्शन किसके साथ करवानी है, NaNO2 और HCl के साथ। इससे क्या बनेगा, नाइट्रस अम्ल बनेगा, HNO2 बनता है, वो एनिलीन के NH2 पर रिएक्ट करता है, कन्वर्ट करता है N2Cl में। ओके, चेक कर लें, अभी बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हमने एनिलीन का फॉर्मेशन किया है, एनिलीन पर रिएक्शन करवाई है NaNO2 प्लस HCl, इससे क्या होगा, HNO2 बनेगा और HNO2 किस पर रिएक्ट करेगा, NH2 ग्रुप पर, NH2 ग्रुप पर रिएक्ट करके ये इसको चेंज कर देता है N2Cl में, N2Cl सॉल्ट बना दिया। अब इस पर बहुत सारी रिएक्शन हम प्रोसीड कर सकते हैं, बहुत सारी रिएक्शन है, हम जो चाहें वो प्रोडक्ट बना सकते हैं इससे। याद कीजिए इसमें बहुत सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके होते हैं, जैसे अगर अपन बाल्ज सीमांस रिएक्शंस की बात करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शंस की बात करते हैं, गाटरमान रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, इस तरह की, और जो जनरल फिनोल वगैरह बना सकते हैं अपन, बेंजीन बना सकते हैं, सभी तरह के इसमें स्पीसीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो पहली स्पीसीज अपन क्या ले सकते हैं, जैसे H2OH+, तो यहाँ पे H2O किस फॉर्म में है, एक्चुअल में स्टीम फॉर्म में लेते हैं, अगर भाप की अवस्था में लेते हैं, स्टीम लेते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ बनता है फिनोल। ऐसे ही स्पीसीज हम बहुत सारी स्पीसीज इनमें यूज कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें HI की बात करते हैं, तो HI लेने से क्या बनेगा, HCl बाहर, N2 बाहर और I का फॉर्मेशन। तो हम किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, HI के साथ हम रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ROH और एसिडिक मीडियम की बात करते हैं, ROH एसिडिक मीडियम, इसके अलावा SbF5 जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे फ्लोरिनेशन करवा सकते हैं SbF5 के साथ हम क्या करवा सकते हैं, फ्लोरिनेशन। इसके लिए हम एक कंपोनेंट यूज करते हैं फ्लोरिनेशन के लिए,
वो होता है HbF4 हाइड्रोबोरिक अम्ल। ओके, तो ये रिएक्शन होगी अपनी बाल्ज-सीमान रिएक्शन, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनता है फ्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे सेंडमेयर है, गार्टमान है, जैसे Cu2Cl2 Cu2 Br2 के साथ HCl या HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये कहलाएगी सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन Cu के साथ HCl हो रही है, Cu के साथ HBr मिलते हैं, ये बनाती है गार्टमान रिएक्शन। गार्टमान रिएक्शन। इस तरह से अपन बहुत सारे इसमें स्पीशीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेंजीन के साथ रिएक्शन बेंजीन के साथ रिएक्शन अपन करवा सकते हैं H3PO3। एक रिएक्शन और है वो हमारी H3PO4 प्लस H2OH+। इस रिएक्शन को कहा जाता है गोमबर्ग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? गोमबर्ग रिएक्शन। फिनोल प्रोडक्ट बन सकता है, या ये कहें बिल्कुल फिनोल प्रोडक्ट बनेगा गोमबर्ग रिएक्शंस में। ओके, अगर हम आगे रिएक्शंस को फॉलो करते हैं तो हम ऑक्सिन्स के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं, अजाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। ऑक्सिन्स जैसे कोई भी स्पीशीज हो सकती है, CH_NOH है, Na N3 के साथ है, तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन हम प्रोसीड करवा सकते हैं। तो ये है डाईएजोटाइजेशन। कौन सी रिएक्शन है? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम NH2 ग्रुप से डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं गाइडलाइन नंबर नेक्स्ट। जो भी गाइडलाइन है हमारी नंबर नेक्स्ट है। इस प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट गाइडलाइंस की बात करते हैं। गाइडलाइन नंबर 8 क्या थी कि अगर बहुत सारे ग्रुप्स अपन को ऐड कर रहे हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू, जिसमें ये स्पीशीज की अपन बात करते हैं। डाईएजोटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो रिएक्शन हैं वो कौन से? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSN रिएक्शन। अब बात करते हैं गाइडलाइन नंबर 9। गाइडलाइन नंबर 9 है वो ऑलमोस्ट जो गाइडलाइन नंबर आपकी जो 6 थी उसी का जस्ट रिवर्स है। पहले हम एक गाइडलाइन पढ़ गए थे कि जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो मेटा पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता था? या तो FJ यूज करनी पड़ती थी या फिर कोई डमी अमीनो ग्रुप ऐड करना पड़ता था। ओके, बिल्कुल उसी सीक्वेंस को हमारी गाइडलाइन नंबर 9 ही यूज करती है। गाइडलाइन नंबर 9 ये कहती है कि अगर कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और वो ऑर्थो पैरा पे या ऑर्थो या पैरा पे बात करें तो मोस्ट फेवरेबल है कि वो पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है। कहाँ अटैच्ड है? पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो उस कंडीशन में हमको वापस से या तो FGI यूज करनी पड़ेगी या फिर कोई डमी अमीनो ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन की बात करते हैं, मेटा डायरेक्टिव कोई ग्रुप है, पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन वी यूज FGI और डमी अमीनो ग्रुप। डमी अमीनो ग्रुप को अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एक नॉर्मली लगता नहीं है कि वो एक्चुअल में वो ग्रुप होता है, लेकिन वो ग्रुप ऐड करके हम उस मॉलिक्यूल का इजीली डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसकी भी बात करते हैं। तो गाइडलाइन नंबर 9 क्या है कि इफ ए मेटा डायरेक्टिव ग्रुप लाइज एट पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन वी यूज FGI और डमी अमीनो ग्रुप। ओके, तो गाइडलाइन नंबर 9 को यूज करना है।
कोई ग्रुप है हम उसको अटैच करते हैं। सबसे पहले अपने यूज किया है, जैसे मान लो CHO और NO2 ग्रुप है। दोनों ग्रुप्स को आप चेक करोगे तो CHO भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और NO2 ग्रुप भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। दोनों ही देखो कहाँ है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, या तो हम FGI यूज करें या फिर कोई डमी अमीनो ग्रुप यूज करें। याद कीजिए हम FGI लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर पॉसिबिलिटी देखो, सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या चेक करोगे, FGI के थ्रू। अगर FGI अप्लाई होती है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं होती, अब डमी अमीनो ग्रुप को ऐड कीजिए। क्या हम FGI से CHO को CH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं? रिवर्ट रिएक्शन कौन सी है? सबसे पहले इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, CHO में कन्वर्ट होता है, CHO का ऑक्सीडेशन होता है COOH में, इनडायरेक्टली हम कहते हैं COOH में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो COOH से पहले CHO में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है CH3 ग्रुप को। आगे का डिस्कनेक्शन बहुत इजी है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, CH डिस्कनेक्शन, टोलुइन बनेगा, टोलुइन से कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तो ये बन जाएगा बेंजीन। रिवर्ट रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ से यहाँ नाइट्रेशन और यहाँ ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय KMnO4 और K2Cr2। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में CH3 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, CHO ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये इसकी एनालिसिस है। अब आपको क्या करना है, इसकी सिंथेसिस अप्लाई करनी है। सिंथेसिस में आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग पर R या CH3 ले लें अपन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl with AlCl3, यहाँ से बना CH3, इस पर नाइट्रेशन करोगे HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बनेगा, CH3 के साथ में NO2 ग्रुप, इसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बन जाएगा अपना टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाता है हमको। इस तरह से हम इसके सिंथेसिस प्लांट कर सकते हैं। तो गाइडलाइन नंबर 9। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, इसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए इसका डिस्कनेक्शन करना है। जो इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 9 गाइडलाइंस हैं, इन 9 गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। उसके बाद हम मॉलिक्यूल का इजीली डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें हमको कार्बन कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन करना होगा, जो इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस के लिए आपको उसका डिस्कनेक्शन करना है और उसके सिंथेसिस भी प्लान करनी है। ओके, तो एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ मैं। NO2OH, दोनों ग्रुपों को आपको डिस्कनेक्ट करना है और जहाँ तक हो सकता है कीजिए। स्टार्टिंग मटेरियल तक पहुँचना है, नहीं होता हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक बार इसको चेक करोगे। गाइडलाइंस जो हमने 9 गाइडलाइंस को डिस्कस की है, पहले जो अपने 7 गाइडलाइंस यूज ऑलरेडी कर चुके थे, 2 गाइडलाइंस आज हुई हैं। सभी गाइडलाइंस को आपको चेक करना है, उसी बेसिस पे हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ओके।